अच्छा बेटा, एमडी कैट का जो आपका थर्ड टॉपिक है वो है गैसेस के हवाले से। तो गैसेस के जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में शामिल हैं, इंशाल्लाह आज हम वो टॉपिक सारे जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला जो टॉपिक है बेटा वो है गैसेस में, वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। हम टॉपिक वाइज चल रहे थे, आपको शायद पता है कि जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में जो टॉपिक पहले आ रहा है हम उसी एतबार से टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या है बेटा कि इसमें जो पॉइंट आपको यहाँ से मिलते हैं वो पॉइंट आप लिख लेंगे, अपने नोट्स में शामिल कर लेंगे, फिर आप साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैंने आपको कहा था कि प्रैक्टिस करने के बाद जो एमसीक्यूज़ आपसे सॉल्व ना हो वो आप मुझे भेज दें, ताकि जब हम डिस्कशन करें एमसीक्यूज़ की तो आपको वो सारे के सारे एमसीक्यूज़ भी सॉल्व हो जाएं जो कि एमसीक्यूज़ आपसे सॉल्व नहीं हो रहे या कोई प्रॉब्लम आ रही है या बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, जहाँ तक बात है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की, पहले इसकी कुछ बुनियादी बातें आपको पता होनी चाहिए कि ये किस बंदे ने जो है ये थ्योरी पेश की थी। तो वो था बेटा बर्नौली। कब पेश की थी? 1738 को ये इसने की बेसिकली बर्नौली ने, जो बर्नौली इक्वेशन है वो वाली भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये भी इसने पेश की थी। फिर एक है काइनेटिक इक्वेशन। क्या है बेटा? काइनेटिक इक्वेशन। काइनेटिक इक्वेशन ये जो है वो क्लॉजेस ने पेश की थी। कब पेश की थी? 1857 में। ठीक हो गया। अब ये इक्वेशन है क्या, पहले तो ये समझ ली। ये इक्वेशन है बेटा पी वी इज इक्वल टू 1/3 mNc स्क्वेयर बार। ठीक है, जहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है और M जो है वो मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस है, N जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन अ वेसल किसी बर्तन के अंदर, और C स्क्वेयर बार जो है बेटा वो क्या है? ये मीन स्क्वेयर वेलोसिटी है। ये क्या है बेटा? ये मीन स्क्वेयर वेलोसिटी है। इस सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप बस इसको साथ साथ नोट करते रहें। ठीक है। इसके बाद क्या था बेटा? इसके बाद कुछ टाइम बाद मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने कुछ लॉज दिए थे, तो उनको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़। क्या है बेटा? लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़। इसके बाद क्या था? लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़। ये किसने पेश किए थे बेटा? ये मैक्सवेल ने। फिर बोल्ट्जमैन ने उनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस किया था। ये किसने किया था बेटा? ये किया था मैक्सवेल ने। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज अमंग गैस मॉलिक्यूल, एनर्जीज अमंग गैस मॉलिक्यूल, वो किसने पेश किए थे बेटा? ये किए थे बोल्ट्जमैन। ठीक हो गया। तो अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के कुछ बुनियादी पॉइंट जो कि पहले पॉइंट हमने नहीं पढ़े थे वो हमने अभी पढ़ लिए हैं। ठीक है। अब इस सारी थ्योरी को जो रिजेक्ट किया था, या आप कहें कि इसके कुछ पोस्टुलेट्स को निगलेक्ट किया था, या आप कहें कि उसको गलत करार दिया था, वो था जी वंडर वाल ने। यानी कि इस अच्छी भली थ्योरी का जो है ना वो वंडर वाल ने कहा था कि भाई साहब ये जो थ्योरी है ये थ्योरी क्या है? गलत है। इसने कुछ पॉइंट्स जो है ना वो कहे थे, पॉइंट्स पर प्रूव्ड रॉन्ग। ठीक है। अब कौन कौन से पॉइंट्स रॉन्ग प्रूव किए थे बेटा? एक उसने किया था कि जो अट्रैक्शन है ना, मैं अब पढ़ाते वक्त आपको बता दूंगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये थ्योरी कहती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान होती नहीं है। और सेकंड जो है वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो निग्लिजिबल होता है, तो उसको ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं इस थ्योरी में। लेकिन ऐसा जो है वो हम जब वंडर वाल पढ़ते हैं, वंडर वाल इक्वेशन बेसिकली इससे उसने बाद में ड्राइव की थी। तो वंडर वाल जो है
उसने एक इक्वेशन दी थी जिसमें उसने प्रूव किया था कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो कि इसके मेन पोस्टुलेट से पहले आपको पढ़नी चाहिए। तो इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं बेटा, ज़रा उसकी तरफ हम चलते हैं। तो पोस्टुलेट्स ऑफ वंडर वाल, पोस्टुलेट्स कह लें या मेन पॉइंट कह लें या की पॉइंट कह लें। तो पहला जो है इसने बेटा क्या कहा है कि गैसेस क्या, हर गैस का जो बेटा वो क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल से कोई भी गैस बनी होती है। स्मॉल मॉलिक्यूल कह लें, वो उन्होंने सम टाइम लिखा होता है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल, तो एक ही बात है। जिस तरह कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जिनके जो एटम होते हैं वही मॉलिक्यूल के तौर पे काम करते हैं। जिस तरह हीलियम है, हीलियम का एटम ही मॉलिक्यूल के तौर पे काम करता है। नियोन है, इसका एटम मॉलिक्यूल के तौर पे काम करता है। ये जो जीनोन वगैरह हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो एज एन एटम भी काम कर रहे होते हैं, एज अ मॉलिक्यूल भी काम कर रहे होते हैं। सेकंड है बेटा, इनकी जो मूवमेंट होती है वो होती है हैफाज़र्ड मूवमेंट। अब हैफाज़र्ड को अगर आप ट्रांसलेट करें तो सिंपल जो बनती है उसको हम कहते हैं बेटा रैंडम मूवमेंट। क्या है? रैंडम मूवमेंट इनकी। ठीक है, और इसको जो ओरिजिनल लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया था वो था हैफाज़र्ड। ठीक है, हैफाज़र्ड मूवमेंट। पहला हमने क्या कहा कि गैस के मॉलिक्यूल बहुत लार्ज होते हैं। दूसरा हमने क्या कहा कि इसमें रैंडम मूवमेंट होती है। अब इसमें जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है बेटा वो किस वजह से होता है? वो होता है गैस के मॉलिक्यूल का आपस में टकराना और गैस के मॉलिक्यूल का दीवार के साथ टकराना। ठीक है, तो थर्ड में क्या कहते हैं कि कुलियन जो है वो क्या है, इलास्टिक है, मतलब उसके अंदर कोई ओवरऑल चेंज नहीं आता। और फोर जो है वो प्रेशर किस वजह से बेटा, प्रेशर इज ड्यू टू कोलियन। अब किस की कोलियन होती है बेटा? गैस की गैस के साथ और गैस की वॉल के साथ, यानी दीवार के साथ जो गैस टकराती है उसके साथ, और गैस के साथ जो है वो क्या होती है बेटा, इंट्रैक्शन होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी गैस जो है वो प्रेशर प्रोड्यूस करती है। ठीक हो गया। इसके बाद जो मेन पॉइंट है बेटा वो क्या है कि एक दूसरे से बहुत मतलब सफिशेंट एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। क्या कहते हैं? इनके दरमियान क्या होती है बेटा, एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल ये यहाँ दूर होगा तो दरमियान में काफ़ी खाली जगह होगी। ठीक, और उसके बाद कहता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, यानी कि नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये बात भी गलत है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल के दरमियान होती है। ठीक हो गया। सो इसके बाद बेटा जो है ना वो एक और पॉइंट है, आखिरी पॉइंट हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ निग्लिजिबल। क्या बेटा? वॉल्यूम ऑफ गैस इज़, अब ये वो पॉइंट है वो क्या है जो हमने की पॉइंट डिस्कस करें। अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो क्या है, ये दो हैं। एक पॉइंट क्या है बेटा, ये वाला पॉइंट है कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो क्या है, निग्लिजिबल है। और दूसरा पॉइंट ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, नहीं होती। अब इन पॉइंट्स को बाद में जाके क्या किया था, वंडर वाल ने प्रूव किया था कि ये जो पॉइंट्स हैं जो भाई सब कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद जो पॉइंट्स हैं उनमें एक पॉइंट ये भी लिखते होते हैं बेटा हम कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन जो है वो क्या होती है, अंडर द ग्रेविटी जो है वो निग्लिजिबल होती है, यानी कि नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ, यानी कि ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता तो वो अच्छा भला जो है ना मूव करते रहता है। और ग्रेविटी का इफेक्ट होता तो वो पार्टिकल बैठ जाते,
ऐसा ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए वो मालिक्यूल घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद आपके पास आता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिक्यूल। वो काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा क्या है, किसी भी गैस की, वो टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है। टेम्परेचर के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। सिंपल सी मिसाल है कि आप एक काम करें, जो घर में रोटी बनाने वाला जो तवा होता है उसको गर्म करके उसके ऊपर गंदम के या मकई के किसी के भी दाने रख दें, तो आप देखेंगे कुछ देर बाद वो क्या कर रहे हैं, वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। वो वाइब्रेट क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें एनर्जी मिल रही होती है। वो टेम्परेचर के बढ़ने से उन्हें उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है और वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि वो वहाँ से जंप करके चले जाएंगे। तो अब कुछ बुनियादी बातें जो हैं बेटा हम पढ़ लेते हैं क्लॉजेज इक्वेशन के बारे में, जो हमने काइनेटिक इक्वेशन कही हुई है, और कुछ हम पढ़ लेते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में और कुछ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में। फिर हम आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। सो इक्वेशन जो हमारे पास है बेटा वो क्या है, पी वी इज इक्वल टू 1/3 m/n c² बार। अब c² बार क्या है बेटा, इसको कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या 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 कहते हैं c² बार को, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, या फिर हम कहते हैं कि मीन ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ वेलोसिटी, मीन ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ वेलोसिटी, ये भी हम इसको कहते होते हैं। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, इसको फाइंड आउट करने का तरीकाकार सिंपल है कि हमने पहले c1 जो पहली वेलोसिटी थी उसका लिया स्क्वायर, फिर हमने किया c2 उसका लिया स्क्वायर, फिर हमने लिया c3 उसका स्क्वायर किया, फिर c4 उसका स्क्वायर किया। जितने भी c थे उसके हमने जो है ना स्क्वायर लेके उनको फिर ऐड किया, स्क्वायर लेके ऐड किया, ठीक है, डिवाइडेड बाय n1 जो इसके नंबर ऑफ 1 पार्टिकल थे, n2 n3 n4 उनको ऐड किया और अप टू सो वन जहाँ तक वो थे। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और इन सब को मिला के जो नीचे वाले हैं इसको n भी कहते होते हैं, जो n यहाँ हमने लिखा हुआ, ठीक है। ये इन मतलब ये उस तरह से हम इसको डिफाइन करते होते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है बेटा, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द पॉसिबल वेलोसिटीज़। अगर आपसे वो पूछे कि एवरेज, ये आपका MCQ पूछ सकता है कि एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ all the possible velocities is नीचे ऑप्शन दे दें आपको, तो ये बेटा क्या होता है, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। ये क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, ठीक है। सॉरी, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, मीन स्क्वायर रूट जब हम इसका लेंगे तो वो रूट बन जाएगा ना, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। अब अगर बेटा इसी का मैं ले लूँ स्क्वायर रूट, इसी का अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो वो बन जाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर इसी वेलोसिटी का मैं क्या करूँ बेटा, स्क्वायर रूट लूँ, तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी स्क्वायर, या फिर इसको आप सिंपल कह सकते हो कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं बेटा, CRMS लिखते हैं। अब CRMS का एक फार्मूला है जो कि डिराइव्ड है, हमें इसको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसको यूज़ करना है, ठीक है। इसको इसलिए इसको आप याद रख लें। वो क्या है बेटा, वो है C रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाय m स्क्वायर रूट। अब यहाँ से बेटा इतने MCQs बनते हैं, क्या बताऊँ आपको। यहाँ पे आपको बहुत सारे MCQs बनेंगे, बहुत सारे MCQs के जो इम्पॉर्टेंट MCQs है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो आपको कहता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल किसकी ज़्यादा किसकी कम होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो m है ये क्या है बेटा, ये है मोलर मास। मतलब आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। तो
दूसरा यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है बेटा वो क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके रूट ऑफ टेम्परेचर है। तो ये दो जो आपने चीज़ें निकाली हैं, इन दोनों से क्या फ़ायदा हुआ है बेटा, इन दोनों से ये हुआ कि जब कभी भी कोई एमसीक्यूज़ आएगा तब आप इसको अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो यहाँ तक जो भी डिस्कशन थी बेटा वो थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हवाले से, और होपफुली इसमें मैक्सिमम चीज़ें जो थी वो वही मैंने पढ़ाई हैं जो कि आपके सिलेबस के रेलेवेंट हैं। आगे जब मैं आपको एमसीक्यूज़ करवाऊंगा, पहले मेरा ये है कि दफ़ा सारी डिस्कशन हम कर लें, फिर एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया। सो पहला टॉपिक आपका ख़त्म हो गया बेटा। दूसरा टॉपिक है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी तो आपको पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को ना थोड़ा सा उन्होंने आप कहें कि समहाउ चेंज किया होता है। कैसे किया होता है चेंज, में आपको ज़रा बताता हूँ। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर जो है बेटा वो क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके मुकाबले में नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर या फिर रूम टेम्परेचर और प्रेशर होता है, जो कि टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है बेटा 1 एटमॉस्फेरिक। अच्छा, यहाँ पे ना वॉल्यूम जो है, गैस का वॉल्यूम को हम गैस पढ़ रहे हैं, गैस का वॉल्यूम जो कि मोलर वॉल्यूम होता है वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, या होता है 22 पॉइंट नहीं है फिर 22414 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेटा तो यहाँ पे जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, 24000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 24 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम है, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको समहाउ पता होनी चाहिए। अब ये बातें क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जब हम जाके डिराइव करेंगे ना आर की वैल्यूज़, तो वहाँ पे जो है ना आपको फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके अलावा जो है कुछ प्रेशर की यूनिट्स हैं। क्या है बेटा, प्रेशर की कुछ यूनिट्स हैं जो कि उन्होंने समहाउ आपको कंफ्यूज करने के लिए बताई गई होती हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 1 एटमॉस्फेरिक, अगर आपको कहे कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बजाय वो आपको लिख दे 760 mm ऑफ Hg, मर्करी कॉलम का जो है वो क्या है 760 जो रीडिंग है, इसका मतलब भी क्या होता है बेटा, इसका मतलब भी 1 एटमॉस्फेरिक या 1 atm ही होता है। ठीक है। अच्छा, इसकी बजाय अगर वो 760 की बजाय आपको 76 सेंटीमीटर कर दे, ऑब्वियसली उसका काम है आपको कंफ्यूज करना, तो आपको वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कर दे तब भी ठीक है। और इसकी बजाय अगर आपको वो चेंज कर दे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो इसमें ना करे, आपको वो कर दे टॉर कर दे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 टॉर जो है वो कितना होता है बेटा, 1 mm Hg होता है। इसका मतलब वो आपको 760 टॉर अगर दे दे तो वो भी आपने स्टैंडर्ड प्रेशर ही कंसिडर करना है। ठीक है। वो आप क्या कंसिडर करोगे बेटा, वो आप स्टैंडर्ड प्रेशर ही कंसिडर करोगे। ठीक है। टेम्परेचर पे मैं आता हूँ। और उसके बाद अगर समहाउ वो कन्वर्ट कर दे पास्कल्स में, यानी कि 760 टॉर की बजाय वो आपको करे पास्कल में दे, तो वो इसको मैं पढ़ता होता हूँ 10 13 25 यानी कि 10 13 25 जो है ना वो पास्कल क्या होता है बेटा, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, 760 टॉर के इक्वल होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के इक्वल होता है, 760 mm ऑफ Hg के इक्वल होता है, या फिर वो 1 atm के इक्वल होता है। लेकिन अगर मैं इसी को किलो पास्कल के अंदर कन्वर्ट कर दूँ तो किलो आपको पता है बेटा, आपके पास 1000 होता है, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, किलो पास्कल बन जाएगा। तो यह आ जाएगा 101.325 किलो पास्कल। ये वैल्यू दी हो, ये वैल्यू दी हो, ये वाली वैल्यू दी हो, ये सारी की सारी जो है ना वो क्या होंगी बेटा आपकी, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, आपको स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू कहलाएगी। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ होती हैं जी, इसके अलावा भी होता है
यानी 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस, पाउंड पर स्क्वायर इंचेस, PSI कहते हैं, ठीक है। पाउंड पर स्क्वायर इंचेस जो है ना वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मिली बार भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मिली बार कौन इस्तेमाल करते हैं, ये MCQ है जी। मिली बार प्रेशर यूज़ करते हैं बेटा मीटियोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। और इंजीनियरिंग वर्क के लिए क्या इस्तेमाल होता है, पाउंड पर स्क्वायर इंचेस कौन इस्तेमाल करते हैं, इंजीनियर। क्योंकि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से है तो वो आपसे चीज़ें पूछ सकते हैं। अब MCQs आ गया जी। 760 टॉर इज इक्वल टू हाउ मैनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर वो तो हमने पढ़ाया ही नहीं है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है उसको अगर आप देखें बेटा तो 1 पास्कल किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है। 1 पास्कल किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। अगर आपसे कोई पूछे कि 760 टॉर इज इक्वल टू हाउ मच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आप क्या बताएंगे बेटा कि 760 टॉर इतने पास्कल के इक्वल होता है, पास्कल इसके इक्वल होता है, तो ये क्या बन जाएगा, 10 13 25 ही आ जाएगा। तो ये चीज़ें जो ना वो याद करने से मुंसलिक हैं, आपको याद होंगी तो आप अच्छे से इनको लिख पाएंगे, अदरवाइज़ फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। अब सेम जो है बेटा वो क्या है, टेम्परेचर का है। टेम्परेचर के कुछ रिलेशंस हैं। टेम्परेचर के जो रिलेशंस हैं उसमें नंबर 1 जो रिलेशन आता है बेटा टेम्परेचर का वो आता है केल्विन में, कि आप डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मतलब अगर मैं कहूँ कि 0 डिग्री था तो 273 उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, 273 केल्विन बन गया, ठीक है। और अगर डिग्री सेल्सियस में गिवन है बेटा तो आप उसको मतलब फ़ारेनहाइट में गिवन है, आप उसको डिग्री सेल्सियस में करना चाह रहे हो तो भी आप कर सकते हो, लेकिन हमारे पास फ़ारेनहाइट में हमने निकालना है। तो 9/5 इंटू क्या है बेटा डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो आपको पता है कि ये डिग्री सेल्सियस में हमारे पास कितनी वैल्यू है, 0, तो प्लस 32 तो आपके पास 32 जो है ना वो फ़ारेनहाइट भी आ गया, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हैं बेटा, वैल्यूज़ अप डाउन होती रहती हैं और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर आप याद करना चाहें तो ठीक है। पहला ये है कि डिग्री सेल्सियस जो है ना वो 0 से स्टार्ट होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0 है, और 100 तक जाए या आगे जाए, वैसे 100 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड होता है अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। ये 100 डिग्री तक यानी कि BP ऑफ वाटर की बेस पे ना यहाँ हम इसको डिवाइड करते होते हैं। जहाँ तक बात है केल्विन की, फ़ारेनहाइट की सॉरी, तो फ़ारेनहाइट जो है ना वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की बेस पे होता है, ठीक है। ये 32 फ़ारेनहाइट से लेके 212 फ़ारेनहाइट पे होता है। 212 क्या होता है बेटा, ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। ये चीज़ें याद आपको होनी चाहिए। फिर क्या है बेटा कि केल्विन जो है वो भी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, सॉरी आइस वाटर नहीं है, एक ही बात है, लेकिन हम आइस कंसिडर करेंगे। केल्विन जो है उसमें क्या है बेटा, उसमें आपके पास अगर स्टार्ट करें, बिल्कुल स्टार्ट करें तो वो आपके पास होता है 273 से, और ये 373 केल्विन पे जो ना वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आ जाता है। तो यानी कि जो स्टार्ट पॉइंट है वो है इसका जो स्टार्ट पॉइंट है उसको हम कंसिडर करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस जो कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, और दूसरा जो है वो क्या है, यानी कि यहाँ पे हमने मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है, ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर से बेटा ये वाला मेल्टिंग पॉइंट है और ये बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि 0 मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, 100 जो है वो क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। इसके अकॉर्डिंग जो चेंज हो रही है ना वैल्यूज़ वो हमने करनी है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट, तो आपको पता होना चाहिए 212 है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन 373 है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस 100 है।
सॉरी मैं बॉइलिंग बताता रहा हूँ। मेल्टिंग पॉइंट इसका 0 है, 32 और 273 है। बॉइलिंग पॉइंट जो 100 और 212 और 372 है। ठीक है, तो ये रेंज के मुताबिक आप उसको याद कर सकते हैं। तो सेकंड टॉपिक हमारा हो गया बेटा। थर्ड टॉपिक है बॉयल्स लॉ। अच्छा, बॉयल्स लॉ में ना आपको बहुत सारी चीज़ें वो आपसे पूछता है। एक तो बेटा आपको रिलेशन जो है ना वो पता होना चाहिए। बॉयल्स लॉ में सबसे जो ज़रूरी बात है, आपको रिलेशन पता होना चाहिए बॉयल्स लॉ का। बॉयल्स लॉ का रिलेशन क्या है बेटा? 3 तरह के हम इसके रिलेशन डिस्कस करते होते हैं। V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, V इज़ इक्वल टू K डिवाइडेड बाई P, और V P इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर आप P V इज़ इक्वल टू कांस्टेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी मदद से बेटा हम ये भी कर सकते हैं कि P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2, और ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है बेटा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल आपको इनिशियल वॉल्यूम दिया गया होगा। फॉर एग्जांपल एक MCQ आता होता है कि अगर आपका गैस का वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब है किसी भी वेसल में 0 डिग्री पे, प्रेशर है 2.5 एटमॉस्फेयर, द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड until the new pressure is 2 atmospheric pressure. What will be the new volume of the gas if the temperature remains at 273 Kelvin? अब आपको ना बड़ा ट्रिकी उसने किया हुआ है। पहले आप इस ट्रिक को समझे कि आपके ट्रिक में क्या है। आपको कहता है कि वॉल्यूम जो है वो लेट्स से मैं कहता हूँ V1 है 10 डेसीमीटर क्यूब, टेम्परेचर जो है बेटा वो क्या है 0 डिग्री सेल्सियस T1, और जो प्रेशर है बेटा वो है 2.5 atm। आपको कहता है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम क्या होगा जब टेम्परेचर रखे है 273 केल्विन और प्रेशर जो है वो 2 atm पे। पहली तो बात है, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 273 केल्विन आया, इसका मतलब वैल्यू चेंज हुई है। इसका मतलब वैल्यू चेंज नहीं हुई। 0 डिग्री और 273 केल्विन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन ये भी है बेटा कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए, तब ये लॉ ओबे होगा, ये याद रखिएगा। तो अब प्रेशर क्या हुआ है बेटा? प्रेशर हुआ है P1 से P2 में प्रेशर हुआ है चेंज हुआ है। चेंज में क्या हुआ है? कम हुआ है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वॉल्यूम कितना बढ़ा है ये आपने फाइंड करना है। तो भाई क्या ही मसला है? P1 V1 P2 V2। तो अब आपको ये सारी कैलकुलेशन जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, वे मैक्सिमम आप उसी वक्त कर लेंगे, पेज पे कर लेंगे, मतलब लिखे बगैर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि मैंने ये फार्मूला लगाना है। और फिर आपको पता है आपने क्या निकालना है बेटा? आपने V2 निकालना है, तो P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। तो आप यहाँ पे जो P1 क्या है, ये आपके पास 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय क्या है बेटा? 2 डिवाइडेड बाय क्या है? 2। मैंने पहले बताया था कि आप कोशिश करें कि आप जो है ना वो कैलकुलेशन बगैर कैलकुलेटर के करें। ठीक है, अब बेटा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट है तो पॉइंट हो जाएगा ख़त्म। 25 डिवाइडेड बाय 2, 25 का हाफ क्या होता है बेटा? 12.5। बस 12.5 डेसीमीटर क्यूब आपके पास आ गया, ये इसका आंसर है। तो अगर आपको डायरेक्ट पता हो ना, ये आपको डाटा दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट पता है अच्छा V1 V2 P1 P2, अच्छा आपके पास V2 निकालना है, V2 आपने रखा सामने, P1 V1 डिवाइड ये किया, आपने जस्ट पेपर में ये कैलकुलेशन की और आपको फटाफट रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आप वक्त के साथ साथ आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगी जैसे जैसे आप MCQs करते रहेंगे। अच्छा बेटा, बॉयज़ लॉ का जो ग्राफ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आइसोथर्म। क्या कहते हैं बेटा? आइसो मतलब सेम, थर्म मीन क्या होता है? टेम्परेचर। और ये क्या होती है? ये कर्व की सूरत में होती है। ठीक है, और इसका जो एक्स एक्सिस पे होता है वो होता है प्रेशर, वाई एक्सिस पे क्या होता है? वाई एक्सिस पे होता है वॉल्यूम। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें पूछते हैं। वॉल्यूम किस में होता है बेटा? वॉल्यूम होता है डेसीमीटर क्यूब में। ये प्रेशर किस में होता है? प्रेशर होता है ATM में। और टेम्परेचर के बढ़ाने से आइसोथर्म जो है वो क्या होती है बेटा? अवे जाती है ओरिजिन से।
अवे फ्रॉम ओरिजिन। कैसे? ये आपके पास आइसोथर्म थी, ऐसे थी 0 डिग्री पे, आपने 25 डिग्री किया तो वो चली गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये टेम्परेचर आपके बढ़ाने से क्या होती है, आइसोथर्म बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये काम करें कि आप इसको ना प्लॉट करें ग्राफ को, और किसी और डायरेक्शन में, किसी और पैरामीटर के ऊपर आपने ग्राफ को प्लॉट किया बेटे। 1/v आपने रखा एक्स एक्सिस पे, 1/v आपने रखा एक्स एक्सिस पे, 1/v आपने रखा एक्स एक्सिस पे, और आपने p रखा y एक्सिस पे। जब हम MCQ डिस्कस करेंगे या आप खुद MCQs करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता लगेगी। तो फिर क्या होगा बेटा, फिर आपको जब आपसे MCQ पूछता है कि जब 1/v एक्स एक्सिस पे रखा जाए, p आप रखें y एक्सिस पे, तो जो ग्राफ आएगा वो आइसोथर्म होगी या नहीं होगी? वो आइसोथर्म नहीं होगी बेटा, वो क्या होगी, वो स्ट्रेट लाइन होगी। वो क्या होगी, वो स्ट्रेट लाइन होगी। कैसे होगी स्ट्रेट लाइन? ऐसे करके, ठीक है। तो अब आपने क्या किया बेटा कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इस स्ट्रेट लाइन में, जब आप व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, तो क्या होगा कि जो आपके पास कर्व होगी ना, जो स्ट्रेट लाइन होगी, वो क्या होगी कि वो ऐसा ऐसा बैकवर्ड मूव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो वो जब स्ट्रेट लाइन होगी वो क्या होगी, ऐसा ऐसा, वो यानी कि प्रेशर जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो आपके पास ग्राफ था ऐसे, यहाँ पे प्रेशर जो है वो आपके पास प्रेशर, यहाँ पे टेम्परेचर 1 है, सॉरी, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर 2 है। तो प्रेशर जो है वो क्या है, प्रेशर की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, बट वॉल्यूम जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि जो ग्राफ है वो वापस ओरिजिन की तरफ आना शुरू हो जाएगा। जो स्ट्रेट लाइन है वो टर्न होके अपने ओरिजिन की तरफ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास है ना, ये यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे क्या है बेटा, 1/v है। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे इस तरफ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा ग्राफ दूसरा है ना। तो ये प्रेशर की तरफ मूव करेगी और वॉल्यूम जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब इन केस आप ये जो 1/v है वो कम होना शुरू हो जाएगी। वरना तो आपको पता है वॉल्यूम के बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हैं तो ये प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी, और अल्टीमेटली जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये यहाँ पे आके 0 हो जाएगी। तो इसके अलावा क्या है बेटा, इसके अलावा कि अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें आप PV का प्रोडक्ट रखते हैं y एक्सिस पे, क्या बेटा, PV का प्रोडक्ट रखते हैं y एक्सिस पे, और प्रेशर या वॉल्यूम कोई भी पैरामीटर आप रखते हैं x एक्सिस पे, तो जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन वो पैरेलल होगी, स्ट्रेट लाइन। अब आपसे वो पूछता है स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू व्हाट होगी, तो पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस होगी। जिस एक्सिस पे प्रेशर होगा उसका आपके पास है, यहाँ पे क्या है बेटा, PV है, यहाँ पे प्रेशर है, इसके पैरेलल होगी, सीधी सीधी होगी, ठीक है। इसको आप कहेंगे कि ये क्या है आपके पास, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल टू एक्सिस है, ठीक है। सो यहाँ पे बॉयज़ लॉ मैक्सिमम आपका हो गया है, कोई ख़ास चीज़ इसके अंदर नहीं रही बेटा। नेक्स्ट चलते हैं जी आपके पास किसके ऊपर, चार्ल्स लॉ के ऊपर। सारी बातें वही हैं बेटा जो हमने पहले कही हैं। इसकी भी 3 एक्सप्रेशन होगी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V इज इक्वल टू KT, और V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2, और रेशो, अब यहाँ पे क्या कहता है, रेशो ऑफ
वॉल्यूम टू टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सेम अमाउंट ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर। यानी कि यहाँ पे जो है ना वो क्या होना चाहिए, एन और पी जो है क्या होना चाहिए बेटा, एन और पी जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, वो ये है कि अगर आपके पास फॉर इंस्टेंट 250 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो बेटा, आपके पास गैस हो, लेट्स से हाइड्रोजन गैस है, और टेम्परेचर जो है वो चेंज हुआ है 127 डिग्री से -227 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे ना एक बड़ी मज़े की बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने हमेशा 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 जो टेम्परेचर लेना है चार्ल्स लॉ में, वो आपने वैसे भी कोशिश करें कि वो आप केल्विन में लें। आप हमेशा जो टेम्परेचर लेंगे वो केल्विन, डिग्री में इसकी वैल्यू आपके पास सही नहीं आएगी, ठीक है, डिग्री में इसकी वेरिएशन आती है। जो वैल्यूज़ आपने कंसिडर करनी है वो आपने, इसलिए उन्होंने जो वैल्यूज़ वॉल्यूम टेम्परेचर आपको दिया हुआ है ना, वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। और बेटा इसके अलावा जो है आपसे पूछ रहा है कि बाय मेंटेनिंग द प्रेशर कांस्टेंट कैलकुलेट न्यू वॉल्यूम ऑफ गैस एट लो टेम्परेचर। तो आपसे पूछ रहा है कि न्यू वॉल्यूम लो टेम्परेचर पे नया वॉल्यूम क्या होगा। अब लो टेम्परेचर पहले हमें देखना पड़ेगा कि लो टेम्परेचर ये वाला है, तो आप इसको कंसिडर कर लो T2, ठीक है। तो पहले तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना कि T1 जो है वो क्या है 127 डिग्री सेल्सियस है प्लस 273, T2 जो है वो क्या है जी -27 डिग्री सेल्सियस है प्लस 273। तो ये जो वैल्यूज़ होंगी ये क्या होंगे बेटा, पहले वाला आ जाएगा 400 केल्विन और दूसरे वाला आ जाएगा, इसको माइनस कर लें तो आ जाएगा 246 केल्विन, ठीक है। तो आपके पास क्या है बेटा, V2 इज़ इक्वल टू क्या आ गया, V2 अगर यहाँ से निकालूँ तो T2 को मल्टीप्लाई कर देगा ना, तो V1 मल्टीप्लाई बाई T2 T1। तो अल्टीमेटली क्या है जी आपके पास V1.25 डेसीमीटर क्यूब, T2 क्या है 246 केल्विन डिवाइडेड बाई क्या है बेटा 400 केल्विन। अब ऑब्वियसली इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास वॉल्यूम आएगा बेटा वो आएगा 0.153 डेसीमीटर क्यूब, और अगर आप सेंटीमीटर क्यूब में करना चाहें तो 153 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कैलकुलेशन कैसे होगी, अब जो पॉइंट यहाँ पे ना बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, सर कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। देखो 0.25 का मतलब क्या होता है, 0.25 का मतलब है 25 डिवाइडेड बाई 100, कैंसिल करो 14। तो अब आप 4 से इसको सॉल्व करो, फिर ऑब्वियसली जो अंदर आएगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको, कोई और हल है ही नहीं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें ऐसा ऐसा आपको समझ आ जाएंगी, इसमें प्रैक्टिस से आपको आएंगी बेटा, ज़्यादा इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसी के साथ एक मिलता जुलता टॉपिक है बेटा आपका, वो है चार्ल्स लॉ के बाद एब्सोल्यूट ज़ीरो का। क्या है बेटा, एब्सोल्यूट ज़ीरो का टॉपिक है। मैं आपको सिलेबस ही पढ़ा रहा हूँ और जो नया अपडेटेड सिलेबस है वही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर पहले लेक्चर मेरे बने होते तो ऑब्वियसली वो फिर बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मैं पढ़ाता। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का नुकसान ही होता है कि वो पढ़ तो आप लेते हैं लेकिन काम नहीं आती। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है बेटा कि कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ मैस ऑफ अ गैस जो है वो क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगी एक प्रॉपर फैक्टर से। इसको बेटा क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ भी कहते हैं, QAN, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ भी कहते हैं। कि कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम जो है इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा बाय 1/273 फैक्टर, ठीक है, ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री।
अगर 1 डिग्री बढ़ेगा या 1 डिग्री कम होगा, 1 डिग्री बढ़ेगा या 1 डिग्री कम होगा, तो जो चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या होगी बेटा, आपके पास ये आएगी। इसको समझने के लिए बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप ये समझ लें कि वॉल्यूम ऑफ जो गैस है, जो कि टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर एग्जांपल एट टी टेम्परेचर, वो क्या है बेटा, वो इज इक्वल टू होगा वी नॉट। वी नॉट मतलब क्या है, इनिशियल टेम्परेचर प्लस टी बाय 273। अब टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है बेसिकली ऑन सेंटीग्रेड स्केल या फिर सेल्सियस स्केल, ठीक है। टी डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय वी नॉट। तो बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी नॉट को कॉमन लो, 1 प्लस टी डिग्री सेल्सियस बाय 273। तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो है इसको क्या कहते हैं, फॉर एवरी 1 डिग्री, तो 1/273 डिग्री जो है वो क्या होगा, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम का जो है ना वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं इसको एज अ स्टैंडर्ड। लेकिन ये है कि टेम्परेचर जो है हमने क्या यूज़ करना है बड़ा, टेम्परेचर हमने यूज़ करना है एज अ स्टैंडर्ड। कौन सा टेम्परेचर हम यूज़ करेंगे, हम टेम्परेचर यूज़ करेंगे केल्विन का, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात नोट कीजिएगा कि एट सेल्सियस स्केल, as Celsius scale, Charles law is not obeyed. As Celsius scale, Charles law is not obeyed, ठीक है। इसीलिए एक नया स्केल डेवलप किया गया जिसको केल्विन स्केल या फिर एब्सोल्यूट जीरो स्केल कहते हैं, ठीक है। नया स्केल डेवलप किया गया जिसको केल्विन स्केल कहते हैं या एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं। और केल्विन स्केल या जो एब्सोल्यूट स्केल है वो बेटा कहाँ से शुरू होता है, वही वाली बात है कि ये 0 डिग्री और 100 के इक्विवेलेंट जो भी बनते हैं वहाँ पे आएगा। तो ये 273.16 पे है, वैसे है -273.16 जो है डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ से बेसिकली जो ना इसका क्या होता है बेटा, वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसको जो है ना हम 0 केल्विन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 0 केल्विन। ओके नहीं है, ये क्या है बेटा, 0 केल्विन, 0 केल्विन, ठीक है। सो बाकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हमें ऐसा ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ग्राफ अगर आपसे ग्राफिकल ने इन्फॉर्मेशन में पूछ ले तो जिस ग्राफ से ये एब्सोल्यूट ज़ीरो निकलता है बेटा, उसकी एक्स एक्सिस पे होता है वॉल्यूम, उसके वाई एक्सिस पे होता है, उसके वाई एक्सिस पे होता है टेम्परेचर, और उसको आइसोबार कहते हैं। मतलब प्रेशर जो है ना वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक हो गया। और बाकी इसके अंदर अच्छा होती क्या है बेटा, होती स्ट्रेट लाइन है जो कि क्या की गई होती है बेटा, एक्सटेंड की गई होती है, एक्सटेंडेड स्ट्रेट लाइन होती है जिसकी वजह से हम इस केल्विन को निकाल रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, ग्रेटर द मास ऑफ गैस टेकन ग्रेटर विल बी द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जितना मास ज़्यादा होगा उतनी ही स्लोप जो है उस किसी भी सिस्टम की वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ज़रूरी हैं जो आपके पास होने चाहिए। तो बेटा बॉयज़ लॉ भी हो गया, चार्ल्स लॉ भी हो गया, एब्सोल्यूट ज़ीरो भी हो गया। अब आगे डाल्टन लॉ नहीं है, ग्राहम लॉ नहीं है, एवोगाड्रोस लॉ नहीं है, सिलेबस में नहीं है। अगर सिलेबस में नहीं है तो हम क्यों पढ़ें। आगे टॉपिक आता है सिलेबस में बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन। सिलेबस में क्या आता है, आइडियल गैस इक्वेशन। जस्ट अ सेकंड, आगे सिलेबस में आता है आइडियल गैस इक्वेशन। सो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन देखो तो आपके पास 3 लॉज हैं। पहला लॉ क्या है कि
जो वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दूसरा है वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तीसरा है वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, जिसको एवोगैड्रोस लॉ कहते हैं। अब हमारे सिलेबस में उस तरह से नहीं है, लेकिन हम इसको शामिल कर रहे हैं क्योंकि हमें इसकी डेरिवेशन करनी है। इन सब को मिला दे बेटा तो क्या होगा, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी डिवाइडेड बाई क्या बेटा पी है। तो इनको अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा दूं तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू एन, आर यहाँ पे कांस्टेंट है, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है टी डिवाइडेड बाई पी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इसको बेटा क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं या फिर जनरल गैस इक्वेशन कहते होते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन या फिर इसको जनरल गैस इक्वेशन भी कहते होते हैं। अब इस गैस इक्वेशन में जो है ना, इसकी मदद से हम बहुत सारे लॉस को निकाल सकते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेटा टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखें। अब अगर हम टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखें तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट बन जाएगा, ये बॉयल्स लॉ आ जाएगा। अगर हम फॉर एग्जांपल वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तो ये P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ जाएगा, ये गे-लुसाक लॉ है, ये गे-लुसाक लॉ है। और अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखूँ तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। प्रेशर और नंबर ऑफ वॉल्यूम मोल्स को कांस्टेंट रखूँ तो क्या हो जाएगा, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। तो ये सारे हम निकाल सकते हैं, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N निकाल सकते हैं, प्रेशर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। तो आपको ये होना चाहिए, अगर आपको नहीं याद ना तो आप याद रखें कि पीटीवी न्यूज़ में से दो को कांस्टेंट रखें, दो का रिलेशन आप फाइंड कर लें। चार वैल्यूज़ हैं आपके पास, पीटीवी न्यूज़ मतलब प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, तो उसमें दो को कांस्टेंट रखेंगे, बाकी दो का रिलेशन बन जाएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर बेटा आर को आप रखते हैं साइड पे और बाकी सब को एक तरफ कर ले होते हैं तो पी वी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एन टी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स तो अक्सर गैसेस के क्या होते हैं, सेम होते हैं, वो चेंज नहीं हो रहे होते। अगर आप सेम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें कि N1 इज इक्वल टू N2 करें, सो क्या हो जाएगा कि P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। आप इसकी मदद से भी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ छोटे बड़े न्यूमेरिकल हो गए वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़रूरी है एमडी कैट में, वो है बेटा यूनिट ऑफ आर। यूनिट्स ऑफ आर आपको ना याद होनी चाहिए, आपको फिंगर टिप पे होनी चाहिए। यूनिट्स ऑफ आर, यूनिट्स ऑफ आर। अब यूनिट्स ऑफ आर में क्या है बेटा कि देखो पी आर क्या है, आर है पी वी डिवाइडेड बाई एन टी। आर क्या है, पी वी डिवाइडेड बाई एन टी। तो आपने क्या करना है कि आर की आपने निकालनी है यूनिट्स। पहले आप यूनिट्स निकालें आर की, जहां पे अब आपसे वो ऐसे नहीं पूछता, आपसे वो पूछता है कि व्हेन प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम जो है वो आपके पास क्या है बेटा 224.414 डेसीमीटर क्यूब है, एन 1 मोल है, टेम्परेचर क्या है बेटा फॉर एग्जांपल 273.16 केल्विन है। सारे स्टैंडर्ड कंडीशन है, क्या है बेटा स्टैंडर्ड है, एसटीपी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप फिर आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, आर की वैल्यू आप इसके सबको पुट करेंगे, पुट करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर केल्विन पर मोल। तो ये आप इसकी मदद से जो है ना वो क्या कर सकते हैं बेटा, आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आर की वैल्यू कहाँ पे है, ये आर की वैल्यू है एट एसटीपी। आपसे पूछ सकता है कि एसटीपी पे आर की वैल्यू जो है वो क्या है, वो ये है। एसटीपी पे आर की यूनिट्स क्या हैं, डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब कभी कभी जो है ना आपसे वो इस तरह नहीं पूछता, कभी कभी वो आपको कहता है कि अच्छा आप जो है ना बताएं
कि सेंटीमीटर क्यूब, बल्कि मैं सारी आपको वैल्यू लिखवा देता हूँ, आपके फिर याद हो जाएंगे। अगर बेटा आपने इसको डेसीमीटर क्यूब रहने दिया, लेकिन आपने एटमॉस्फेयर को चेंज कर दिया किसके अंदर, mmHg के अंदर, एटमॉस्फेयर को टॉर के अंदर चेंज किया, mmHg के अंदर किया चेंज, तो क्या होगा बेटा 760 टॉर होता है, तो आप 760 पुट कर सकते हैं, या 760 mmHg होता है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, वो मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसके साथ, तो क्या बन जाएगा 62.4 डेसीमीटर क्यूब mmHg पर केल्विन पर मोल। यही वैल्यू बेटा क्या होगी 62.4 डेसीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल। ठीक हो गया। और अगर आप इसको डेसीमीटर क्यूब की बजाय सेंटीमीटर क्यूब में करना चाहें तो क्या होगा बेटा, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लें। mmHg करना चाहें तब भी ठीक है, टॉर करना चाहें तब भी ठीक है। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो हैं आप क्या क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अच्छा, अब पहला क्या था, पहली थी STP पे, दूसरा हमने इसको चेंज किया वैल्यू में। अब आपसे पूछता है कि SI यूनिट में आप बताएं। SI यूनिट में बेटा जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो तो ऑब्वियसली 1 मोल ही होंगे। टेम्परेचर होगा 273.16 केल्विन, टेम्परेचर भी वही रहेगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा 0.022414, क्योंकि SI यूनिट वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब है। और प्रेशर जो है बेटा वो आपके पास पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, तो 1 10 13 25 कहा था मैंने। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, ये वाली वैल्यूज क्यों लिखवा रहा हूँ, आपसे अलग से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो अल्टीमेटली यहाँ पे जो आर की वैल्यू होगी बेटा वो आपके पास आएगी 8.3143। अब यहाँ पे 8.3143 क्या है, न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। क्यों न्यूटन मीटर, क्योंकि ये मीटर क्यूब और न्यूटन मीटर आप आपस में मिलके मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय न्यूटन मीटर जब आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर सिंपल बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे आ गया NM। ठीक है, सो अब R इज इक्वल टू क्या है जी 8.3143 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल आ गए। अब आपने जो है वो क्या करना है बेटा, न्यूटन मीटर को आपको पता है कि न्यूटन मीटर होता है 1 जूल, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू क्या होता है जूल। तो आप इसको लिख सकते हैं 8.3143 जूल पर केल्विन पर मोल। लेकिन नहीं, आपको यहाँ भी आराम नहीं है। आपने क्या कहा कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 4.18 जूल। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। तो आपने इसकी की कन्वर्जन, तो आपने कहा जी 8.4 R इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई किया 418 के साथ, तो आपके पास जो नेट रिजल्ट आया बेटा 1.989 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। अब आपसे पूछता क्या है, ज़रा इंटरेस्टिंग सा MCQ देख लें। वो आपसे ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज़ नॉट द करेक्ट वैल्यू ऑफ यूनिट्स फॉर द यूनिट्स ऑफ R। अगेन मैं बताता हूँ कि जो भी दी गई वैल्यूज़ हैं, इन सारी वैल्यूज़ में से आप बताएं कि R की जो करेक्ट वैल्यू है वो कौन सी नहीं है। तो ये वाली वैल्यू करेक्ट है, ये सारी वैल्यू जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ ये R की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो कि आपने याद करनी है। ठीक है, आपको पता है कि 70% आपका जो सिलेबस है वो याद करने के ऊपर आपके मुनहसर है, जिसको मैं सिंपल फॉर्म में हम कहते होते हैं रट्टा बेस है। 70% चीज़ें आपको याद करनी है। तो मैंने आपको कहा था कि आप अब जो मैं चीज़ें लिखवा रहा हूँ इसको लिखें, प्रैक्टिस करें MCQs की। जो नहीं हो रहा, जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा आ रही है उनको नोट करते जाएं, तो आपको क्या हो जाएंगी, चीज़ें याद हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो आपको R की याद करनी है। सिमिलरली जो ये वाली वैल्यू है ये भी MCQs में अक्सर आती होती है। ठीक है, अच्छा इसके रेलिवेंट बेटा जो है ना वो एक टॉपिक है, वो ये है कि डेंसिटी, या फिर जब आप फाइंड करते हैं किसी भी गैस की तो वो कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे बेटा PV इज इक्वल टू MRT है।
P इक्वल टू एन आर टी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एन के बजाय आप जो है ना नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस होता है ना। तो यहाँ पे आपने मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस से क्या क्या किया बेटे, आपने फाइंड कर लिया। कैसे? सो पी वी इज इक्वल टू क्या आ गया, एम डिवाइडेड बाय मोलर मैस आर टी। तो यहाँ से आपने जो वॉल्यूम है, आपको पता है मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होती है, इसलिए आपने मैस इधर रखा, वॉल्यूम इधर ले आए, इज इक्वल टू बाकी जो टर्म थी उसको ले गए दूसरी तरफ, तो वो पी एम आर टी, ठीक है। तो ये जो एम बाय वी है ये बन गया डेंसिटी, और ये बन गया पी एम, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एट रूम टेम्परेचर वो क्या हो गया आपके पास, डेंसिटी बन गई। तो डेंसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। पर आपको क्या पता लगता है कि डेंसिटी जो है ना मोलर मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डेंसिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और डेंसिटी जो है ना वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये 3 चीज़ें आपको जो है ना वो पता लग गई। अब आपसे ये पूछता है बेटा कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको कर लेता हूँ कि अगर जो नाइट्रोजन है फॉर एग्जांपल, उसमें वॉल्यूम जो है वो 380 डिग्री सेल्सियस है एट 120 डिग्री पे, प्रेशर 101325 है, गैस इज ट्रांसफर टू 10 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क कूल्ड एट 27 डिग्री, कैलकुलेट प्रेशर इन एनएम स्क्वायर एग्जर्टेड बाय द गैस। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ताकि आपको जब पेपर में सॉल्व करने लगे तो आपको मसला ना हो। देखो वॉल्यूम क्या कहता है, वॉल्यूम कहता है 380 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर 120 डिग्री है, 120 डिग्री आप 273 केल्विन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सिंपल 193 केल्विन आ जाएगा, और 273 ना से बन जाएगा 393 केल्विन आ जाएगा बेटा। और आपको क्या कहता है जी कि प्रेशर जो है वो है 10 13 25। सो आपको अंडरस्टैंड हो गया कि अच्छा ये अगर न्यूटन मीटर स्क्वायर में है तो आप फिर इसको वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, किसमें, डेसीमीटर क्यूब में करना चाहें डेसीमीटर क्यूब में कर सकते हैं, मीटर क्यूब में करना चाहें आप मीटर क्यूब में कर सकते हैं। तो लेट्स से हमने इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, वो कितना है जी 0.38, आप मीटर क्यूब में करना चाहें कर सकते हैं। अब आपसे वो ये उसने इंफॉर्मेशन दी है, फिर वो कह रहा है कि अगर ये इंफॉर्मेशन चेंज हो, द गैस इज ट्रांसफर टू 10 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क। अब वॉल्यूम देखो ना, पहले उसने दिया था आपको सेंटीमीटर क्यूब, बाद में उसने दिया डेसीमीटर क्यूब, इसलिए हमने जो है ना वो डेसीमीटर क्यूब में पहले कन्वर्ट कर लिया इसको, ठीक है। और टेम्परेचर क्या है बेटा, टेम्परेचर आपके पास क्या है, दूसरा टेम्परेचर उसने कहा है कि 27 डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 300। देखो ना 3 + 7 हो गया 10, तो फिर 9 बचा, तो 9 में 10 हो गया, अल्टीमेटली 2 को 3 कर देंगे। सो प्रेशर जो है बेटा आपने क्या करना है, प्रेशर फाइंड करना है, और गैस जो है ना रूम टेम्परेचर, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, एग्जैक्टली P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2, ठीक है। अब इसमें क्या क्या किया आपने, P2 फाइंड करना है, बाकी P1 V1 T1 मल्टीप्लाई बाई T2 डिवाइडेड बाई V2, बस इसकी वैल्यूज पुट करनी है, और पुट करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2938.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने के बाद आपको ये सारा का सारा इजीली फाइंड आउट आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। सो ये थी बेटा कुछ गैस के टॉपिक के हवाले से, यूनिट ऑफ आर के। अब आखिरी टॉपिक है रियल एंड आइडियल गैसेस। रियल एंड आइडियल गैसेस, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने करनी है। रियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस क्या होती है, इसमें लिक्विफैक्शन तो शामिल नहीं है, लेकिन इसमें पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसको सिंपल फॉर्म में हम क्या कहते हैं कि नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस कहते हैं। क्या है बेटा रियल एंड आइडियल गैसेस।
रियल एंड आइडियल गैसेस। अच्छा बेटा, इसको अगर अंडरस्टैंड करें तो आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस होती है जो ओबे लॉ करे, ठीक है। आइडियल गैस क्या होती है? ओबेज लॉ। वो नहीं आपने लिखा होता था अपने स्कूल कॉलेज में, मिसाली तलब इल्म जो सुबह सवेरे जो है ना वो 5 बजे उठता है, 5 बजे उठ के जो है ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल तहज्जुद पढ़ता है, उसके बाद वो कुरान पढ़ता है, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ता है, फिर उसके बाद जॉगिंग पे जाता है, जॉगिंग पे जाके वापस आता है, वापस आके नहा धो के फिर जो है ना वो कपड़े पहन के तो वो अम्मी के साथ खाना बनाने में हेल्प करता है। मतलब ऐसी बातें बहुत सारी आप लोगों ने लिखी हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो अपने कॉलेज जाते हैं और शरीफ सा बच्चा बन के हर जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे होते हैं वो टीचर से पूछता है, इंगेज करता है, टीचर्स को बातें डिस्कशन करता है, अपने क्लास फेलोज़ का ध्यान रखता है वगैरह वगैरह। वो एक आइडियल स्टूडेंट जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब सारे बच्चे सुबह 5 बजे नहीं उठते, सारे बच्चे जो है ना वो सुबह प्रॉपरली नहाते नहीं हैं, कुछ सिर्फ मुंह धो के आ जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो ना वो आइडियलिटी की तरफ होती हैं। जो सारे लॉज को ओबे करे वो आपके पास सिंपल क्या है? आइडियल गैस है। और जो ओबे ना करे वो क्या है? रियल गैस है, ठीक है। लेकिन इसमें ना एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वो क्या है बेटा? वो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी था तो पी वी को डिवाइड कर दो, ये पी है, सॉरी एन आर टी। पी वी इज इक्वल टू क्या है बेटा? एन आर टी। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। अगर 1 मोल ऑफ गैस हम कंसिडर करें तो ये सिंपल क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पी वी डिवाइडेड बाई एन। ये अगर इक्वल टू 1 हो, ये क्या हो? ये सारा अगर इक्वल टू 1 हो बेटा तो आपकी गैस क्या है? आपकी गैस है आइडियल। अदरवाइज गैस क्या है? अदरवाइज गैस है नॉन आइडियल। अब ना यहां पे आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। जब कभी भी 2 फैक्टर आएंगे, जब कभी भी 2 फैक्टर भी जो ना बढ़ेंगे, एक वॉल्यूम का फैक्टर है और एक प्रेशर का फैक्टर है। वॉल्यूम जब कभी भी कम होगा, प्रेशर जब कभी भी ज़्यादा होगा, पहले ये बात, तो आपकी जो गैस है वो क्या होगी? नॉन आइडियल की तरफ जाएगी। दूसरा, वॉल्यूम कम ज़्यादा किसकी बेस पे होता है बेटा? वॉल्यूम कम ज़्यादा होता है टेम्परेचर की बेस पे। तो हम जो कंसिडर करेंगे वो टेम्परेचर और प्रेशर का जो है ना वो कंसिडर करेंगे फैक्टर। अब टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता या कम होता है ना, तो हम टेम्परेचर और प्रेशर का जो कंसिडर करेंगे फैक्टर कि टेम्परेचर जो है आइडियल गैस के लिए क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आइडियल गैस, दूसरी क्या है बेटा? रियल गैस। टेम्परेचर और प्रेशर। आइडियल गैस में टेम्परेचर जो है बेटा क्या होता है? अब आइडियल का मतलब है कि गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर पाए जाते हैं, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा कम होगा? सिंपल समझ लो, आइस का टेम्परेचर सबसे कम होता है, फिर वाटर का, फिर वाटर वेपर्स का ज़्यादा होता है। मतलब वाटर का ज़्यादा, वाटर वेपर का और ज़्यादा। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पे क्या होगी? हाई टेम्परेचर पे बेटा क्या होगी? आपकी गैस आइडियल होगी। जब प्रेशर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा, तो गैस क्या होगी? एक दूसरे से दूर दूर गई होगी। प्रेशर, अब जब प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तो क्या होगा? वो जुड़ जाएंगे। प्रेशर कम लगाएंगे तो वो क्या होगा? फैलेंगे। तो लो टेम्परेचर, लो प्रेशर पे क्या होगा बेटा? आपके पास गैस, यानी कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे गैस क्या होगी? आइडियली बिहेव करेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपसे ना वो समहाउ एक एमसीक्यूज भी होता है, वो आपसे पूछते होते हैं कि अच्छा गैस जो ना आपके पास पहली कंडीशन है कि -10 डिग्री और उसके साथ बेटा क्या है? 5 ATM। दूसरा ऑप्शन क्या होता है बेटा? दूसरा ऑप्शन है -10 डिग्री 2 ATM।
तीसरा ऑप्शन क्या होता है बेटा, 100 डिग्री टू एटीएम, फिर 0 डिग्री और 2 एटीएम। आपसे पूछता है द डेविएशन ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम। आइडियल बिहेवियर से डेविएशन सबसे ज़्यादा कब होगी? बच्चे डेविएशन नहीं पढ़ते यहाँ पे, वो डायरेक्ट आइडियल बिहेवियर पढ़ते हैं, उसको लगा आते हैं। वो कहता है कि डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कब होगी। सवाल क्या है बेटा कि आइडियल बिहेवियर से डेविएशन कब होगी। डेविएशन का मतलब कि उससे हटेगा कब। तो हमने इसको तो देखा है हाई टेम्परेचर हो लो प्रेशर हो, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट करना है। मतलब क्या कि अगर गैस को रियल करना है टेम्परेचर को कर दो लो, गैस को अगर रियल करना है तो प्रेशर को कर दो हाई। प्रेशर हाई होगा और टेम्परेचर लो होगा तो गैस क्या होगी बेटा, नॉन आइडियल की तरफ जाएगी। तो टेम्परेचर लो किस में है, -10 वाले पे, प्रेशर हाई किस में है, ये पहले वाले पे। तो इस केस में गैस क्या होगी, इस गैस में गैस क्या होगी बेटा, नॉन आइडियल होगी। और इस केस में क्या होगी, आइडियल होगी। क्यों? एज कंपेयर टू देम आइडियली बिहेव करेगी। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आपको बहुत सारी चीज़ें जो ना वो आपको समझ आ गई होंगी। अब पहली बात बेटा ये है कि कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे गैस जो है वो आइडियली नॉन आइडियली बिहेव करती है, वो हमने पढ़ लिए हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं बेटा? पहला फैक्टर अब आपके पास आ गया जिसको हमने कहा है कि क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के अंदर अगर हम ग्राफ प्लॉट करें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, अगर फॉर एग्जांपल बेटा हम कहें PV/RT, इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। तो यहाँ पे वैल्यू लेट से मैं कंसिडर करता हूँ 0.5 कंसिडर करता हूँ, इसको हम 1 कहते हैं, इसको 1.5 कहते हैं, इसको हम 2 कहते हैं। तो अब यहाँ देखो गौर से, तो गैस आइडियल कब होगी बेटा? गैस आइडियल तब होगी जब आपका जो सिस्टम है, लेट से मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, या तो गैस आइडियल तब होगी बेटा जब आपका जो गैस है वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ही प्लॉट कर रहा हूँ ताकि हमें डेविएशन शो करने में आसानी हो। तो गैस क्या होगी बेटा, स्ट्रेट लाइन की सूरत में आएगी। अगर गैस स्ट्रेट लाइन की सूरत में आएगी तो हमें क्या क्या करना है, हमें वो गैस जो कि स्ट्रेट लाइन पे आ रही है उसको कंसिडर करना है। तो पहले हम कंसिडर करते हैं बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे, कि अगर टेम्परेचर क्या हो, अगर टेम्परेचर क्या हो बेटा हमारे पास, जस्ट अ सेकंड, जस्ट रिमूव करने दें। अगर मैं कहूँ कि टेम्परेचर हमारे पास क्या है बेटा, अगर टेम्परेचर हमारे पास है 0 डिग्री और हमारे पास जो प्रेशर है वो लेट्स से कहते हैं कि वो तो यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, प्रेशर कितना है बेटा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे प्रेशर कितना है बेटा 200 एटमॉस्फेरिक है, यहाँ 400 एटमॉस्फेरिक है, यहाँ 600 एटमॉस्फेरिक है, यहाँ 800 एटमॉस्फेरिक है, यहाँ 1000 एटमॉस्फेरिक है, वगैरह वगैरह। तो अब हमने टेम्परेचर रखा बेटा, टेम्परेचर कितना रखा हमने, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नहीं टेम्परेचर 0 डिग्री होता है ना। सो इनिशियली क्या था कि जब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि रेड कलर में हम ड्रॉ कर लेते हैं अपनी हाइड्रोजन गैस को। जब हाइड्रोजन गैस की बारी आई तो हाइड्रोजन गैस ने क्या किया बेटा, पहले थोड़ा सा बिहेवियर शो किया, सीधा लाइन के ऊपर शो किया बिहेवियर, फिर ये स्ट्रेट लाइन करके यहाँ चली गई हाइड्रोजन। जहाँ पे बात आई हीलियम की, अब हीलियम ने क्या किया बेटा, हीलियम ने किया कि ये लाइन शो की बट फिर थोड़ा सा डेविएशन करके यहाँ पे आ गई, हीलियम यहाँ पे आ गई। लेकिन अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन ने एक बड़ा सा ना अब ऑड सा बिहेवियर शो किया है। नाइट्रोजन ने ये किया है कि पहले नाइट्रोजन नीचे आई है, फिर नाइट्रोजन जो है ना वो सीधा ऊपर चले गए। अब ये बिहेवियर देखें किस तरह उनका बिहेवियर जो है ना वो क्या हो रहा है, नॉन आइडियल की तरफ जा रहा है। लेकिन जब बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की
तो कार्बन डाइऑक्साइड तो सुभान अल्लाह, कार्बन डाइऑक्साइड तो आती है यहाँ से और सीधा इस तरह का ग्राफ बना के ऊपर आती है। तो ग्राफ रफ ही है, मतलब उस तरह से एक्यूरेट तो नहीं ड्रा किए मैंने, गंदे गंदे ड्रा किए, लेकिन एटलीस्ट ये है कि हमें कुछ ना कुछ आइडिया जो है ना इससे मिल जाएगा। अब इससे क्या हुआ बेटा, इन केस ऑफ हाइड्रोजन अगर आप बात करें तो डेविएशन स्टार्ट इवन एट लो प्रेशर, यहाँ पे ही डेविएशन जो है ना वो स्टार्ट होगी हाइड्रोजन के केस में। पहले सीधा हुआ फिर सीधा उसके साथ डेविएट कर गया। लेकिन नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन ने PV डिवाइडेड बाय RT जो है ना वो क्या किया है, पहले डिक्रीज़ किया है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या वो माइनस में गई है। ठीक है, मतलब माइनस हम रहा है 1 से कम आई है। ठीक, बिगिनिंग और उसके बाद जो है वो क्या हुआ, डेविएशन इवन लो प्रेशर पे उसने क्या किया, बड़ा डेविएशन शो करना शुरू कर दिया। एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ गैस वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी अपनी लिमिटेशन के ऊपर, कि वो नेचर ऑफ गैस क्या है। ठीक है, ये गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि गैस की नेचर क्या है। नेचर ऑफ गैस, अगर फॉर एग्जांपल गैस पोलर है, नॉन पोलर है, गैस किस तरह की बिहेव करती है। अल्टीमेटली हमने ये कहा है कि गैस आइडियल तब होगी जब लो प्रेशर होगा, नॉन आइडियल तब होगी जब हाई प्रेशर होगा। वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई है पहले, कि गैस लो प्रेशर पे क्या होगी आइडियल, और हाई प्रेशर पे क्या होगी नॉन आइडियल, और गैस जो है वो हाई टेम्परेचर पे आइडियल होगी और लो टेम्परेचर पे क्या होगी वो नॉन आइडियल होगी। यहाँ पे इस बात को मद्देनजर रख लें, ये इक्वेशन आप याद रख लें। ऐसा सच उस तरह से उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं की हुई, बट इसको नॉन आइडियल इक्वेशन भी कहते होते हैं। P प्लस एन स्क्वेयर A डिवाइडेड बाई V स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो A और B यहाँ पे क्या है बेटा, A और B वंडरवाल कांस्टेंट्स हैं, वंडरवाल और अगर A और B क्या हो जाए 0 तो तब गैस क्या हो जाएगी आइडियल। ये याद रखिएगा, अगर वंडरवाल इक्वेशन में A और B की वैल्यू क्या हो जाए 0 तो क्या हो जाएंगे, आपके पास गैस जो है वो क्या हो जाएगी आइडियल हो जाएगी। और एक चीज़ समहाउ आपसे एग्जामिनर पूछता था पहले भी, तो इधर भी हम उसको देख लेते हैं कि ए की जो यूनिट्स हैं बेटा वो क्या हैं। ए की यूनिट्स अगर आप बात करें तो ए की दो तरह की यूनिट्स हैं। एक तो नॉर्मल हम जो इसकी यूनिट्स फाइंड करते हैं वो हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर 6 पर मोल स्क्वेयर, और SI की अगर बात करें तो SI यूनिट इसकी क्या है बेटा न्यूटन प्लस 4 पर मोल स्क्वेयर। ठीक है, ए की यूनिट है। ठीक है, और बी की अगर बात करें बेटा, बी की यूनिट डेसीमीटर क्यूब पर मोल, SI में बात करेंगे तो मीटर क्यूब पर मोल आ जाएंगे और मीटर क्यूब पर मोल। तो ये अक्सर आपसे ना एग्जामिनर आपका पूछ रहा होता है। बाकी इसके अलावा अगर बात करें वो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, वो ऐसा आपके उस डोमेन से ही निकल गया। ठीक है, एक होता है डोमेन जो आपके टॉपिक की डोमेन होती है, उस टॉपिक से ही वो टॉपिक्स निकल चुके हैं। तो ये पूरी डिस्कशन बेटा थी आपकी, जो स्टार्ट से लेके अब तक जितनी भी डिस्कशन की है हमने